फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेशन यानी श्वसन क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे वायवीय श्वसन क्या है यानी अक्षीय श्वसन क्या है, फिर अवायवीय यानी इनएरोबिक यानी अनअक्षीय श्वसन क्या है, फिर जंतुओं में कैसे श्वसन होता है, मानव का श्वसन तंत्र पढ़ने वाले, फिर डायफ्राम और उसके बाद हम क्लोरोफिल के भी प्रकार पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे सारे यहाँ से अगर श्वसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज की क्लास देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पीडीएफ आप चाहे तो टेलीग्राम से जुड़ के इसको डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो श्वसन होता क्या है और श्वसन क्यों इतना जरूरी यानी क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले पूछ लिया गया है कि श्वसन क्या है, फिर एक अवायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन है, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें बाह्य ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है और फल स्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम मुक्त करते हैं। अगर ये ऑक्सीजन आपको न मिले तो जो भी आपने भोजन किया है ग्लूकोज है वो ग्लूकोज नहीं टूट पाएगा, यानी ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाके उसको जलाने का कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि हम वायुमंडल से यानी एटमॉस्फेयर से हम क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि हम कितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कितना हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 21% होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो हो जाता है 78% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ पे आप लोग को 0.03% होता है। लेकिन अब यहीं पे पूछ लिया जाए कि जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर तो हम कितना छोड़ते हैं इसी गैसों में से, तो जो ऑक्सीजन होता है 17% हम क्या करते हैं, बाहर लौटा देते हैं। उसके बाद ये 78% नाइट्रोजन को हमारी शरीर कहती है तू आया जिस तरह से आए वो उसी तरह तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि हमारे लायक कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ये 4% या लगभग 3% हो जाता है। तो ये आप लोग से पूछ लिया जाए कि जब अंदर हम सांस लेते हैं तो कितने % लेते हैं और बाहर जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितने % लेते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है हम जितना अंदर लेंगे उतना हम बाहर भी छोड़ देते हैं। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया, श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी जब कोई कार्य करना होता है तो कई सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं। अब श्वसन में आपका फेफड़ा भी कार्य करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ेगी। ये जो आप लोग से पूछ लिया जाए कि बताइए कि मानवों का श्वसन अंग क्या है, तो ये मत कह दीजिएगा कि नाक है। श्वसन अंग आपका नाक नहीं है, ये आप लोग का एक रास्ता है ले जाने का हवा, यानी जो ऑक्सीजन को ले जाना है वो आप लोग का श्वसन अंग से पूछ लिया जाए तो वो फेफड़ा होता है। जिस तरह आप पानी भरने के लिए छत पे टंकियां रखते हैं उसी तरह ये हमारा फेफड़ा है। जैसे कि आप मोटर चालू करके पानी भर देते हैं उसी तरह ये वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर वहां से पूरे बॉडी में फैलता है। तो श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। आगे देखिए वही कहा गया है कि श्वसन तंत्र यानी श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। अब श्वसन तंत्र यानी श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो 2 चरणों में पूरी होती है। एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के लिए यहाँ पे आपको इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जैसे कि देखिए हमने क्या किया, यहां से नाक से या इस तरह से आप लोग का होता है, हमने क्या किया, नाक से सांस लिया, नाक से होते हुए यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा। इसका रास्ता भी पूछ लेता है तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोकाइन, ब्रोक्योलिस, एल्वियोली हो जाता है। अब जब हमने यहाँ से सांस इस तरह से आप लोग का फेफड़ा यहाँ पे हो, यहाँ पे छोटी छोटी क्या है, एल्वियोली है। इस तरह से इसमें छोटी छोटी क्या है, कुपिकाएं होती है इस तरह से फेफड़े में। तो ये कुपिकाएं किस लिए होती है, क्योंकि इसी कुपिकाएं में जाके क्या भर जाएगा, ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ बॉडी से जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चेंज होता है, तो इसी एल्वियोली में होता है। तो एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चेंज यानी आदान प्रदान होता है। देखिए इसमें
तो यहाँ पे आपको एरोबिक रिस्पिरेशन दिया है और एक दिया है एनेरोबिक रिस्पिरेशन। तो जिसमें एक तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे अवायवीय श्वसन क्या हम लोग के शरीर में होती है? तो हाँ, हम लोग के भी शरीर में कैसा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि वायवीय श्वसन कहाँ होता है और अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो ये आप लोग का साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है, और ये आप लोग का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है और जो आप लोग का यह साइटोप्लाज्म में कौन सा श्वसन होता है, तो साइटोप्लाज्म में अवायवीय श्वसन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। आगे देखिए इसमें, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ऑक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अवायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इसलिए इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण कोशिका द्रव्य में, जबकि दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। आगे देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीजन यानी पूर्णतः ऑक्सीजन होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यह गैस वायुमंडल में मुक्त करता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु विखंडन से एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तो 38 अणु प्राप्त होते हैं। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा उतना नहीं होता है। अगला है देखिए यहाँ पे अवायवीय श्वसन यानी अनऑक्सी श्वसन। तो ये इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंट है, लिखिए या बताइए। तो यहाँ पे जो अवायवीय श्वसन है वाय की अनुपस्थिति यानी वायु की अनुपस्थिति में होता है, यानी यहाँ पे आप लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। वह जो अवायवीय श्वसन के दोनों चरणों कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाते हैं। तो अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, और वायवीय श्वसन कहाँ हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे देखिए क्या आ गया कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है, फलतः हमारे कोशिका में स्थित पायरुवेट अम्ल को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। जब आप कभी दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते जब आप रुकते हैं तो आपका हाथ पैर दर्द करना या मांसपेशियां दर्द करने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अवायवीय श्वसन हुआ और वहां पे लैक्टिक एसिड जम गया, क्योंकि उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। अगर हम दौड़ते भी हैं तो हम तेज तेज सांस लेते हैं, तभी भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो वहां पे अवायवीय श्वसन होने लगता है और वहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, तो जो वायु एरोबिक था यानी एरोबिक है उसमें 38 एटीपी मिलता है और एन एरोबिक में कितना मिल जाता है? तो यहाँ पे आप लोग का 2 एटीपी मिलता है, तो इसको ध्यान देखिएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल के जमाव से हमें थकान एवं दर्द महसूस होता है। एटीपी का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और एक हो जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है। आगे देखिए, इसे ऊर्जा को दलाल या सिक्का कहा जाता है। कोशिका ईंधन के रूप में ग्लूकोज खर्च करता है, यानी यहाँ पे एडीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे किण्वन देखिए, यानी किण्वन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो किण्वन वैसी प्रक्रिया है जिससे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु के एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे अणुओं तोड़ दिए जाते हैं तथा इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दही का खट्टा होना, शराब भी बनता है किण्वन विधि से ही बनता है। बीसरण देखिए, बीसरण क्या होता है? तो बीसरण की प्रक्रिया यानी बीसरण की क्रिया द्रव और गैस में होती है। पूछ लिया जाए कि क्या बीसरण ठोस में भी होता है? तो ठोस में, सॉलिड में नहीं होता है। द्रव और गैस के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरित करते हैं। अधिक सांद्रता और कम सांद्रता का मतलब है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे 20 ऑक्सीजन के अणु है और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन के अणु है। अब यहाँ पे उच्च सांद्रता है, यहाँ पे निम्न सांद्रता है, तो बताइए किधर से किधर ऑक्सीजन जाएगा? तो जो 20 वाला है वो किधर जाएगा? 10 वालों की तरफ जाएगा, तो वही कहा गया है। आगे देखिए इसमें, यानी पेड़ पौधों में श्वसन, पेड़ पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, परंतु जंतुओं से इसमें भिन्न होती है। पौधे श्वसन की क्रिया रंध्र, वातरंध्र तथा मूल रोम की सहायता से
करते हैं। वातरंध्र पेड़ पौधों के पुराने तना में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे वातरंध्र कहते हैं। मूल रोम पेड़ पौधे की जड़ों में जो छोटे छोटे रोए होते हैं उन्हें हम मूल रोम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रंध्र होता है और इसी रंध्र में गैसों का आदान प्रदान के लिए पत्तियों में अवस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं। इसको हम गॉड सेल्स बोलते हैं। ये आप लोग की गॉड सेल्स होती हैं, ये सहायक सेल्स होती हैं। आगे देखिए इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया 3 अंगों में की जाती है। एक होता है आप लोग की ट्रेकिया है, गिल्स है, लंग है। अब ये ट्रेकिया गिल्स तो मछलियां जो होती हैं वो किससे श्वसन करती है? गिल्स से करती हैं। जो छोटे छोटे कीट होते हैं जैसे आप लोग का काकरोच हो गया, इसके अंदर क्या होता है? वातरंध्र या ट्रेकिया होता है। लंग्स मानव के अंदर क्या होता है? लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। तो वही का श्वास नली या ट्रेकिया। तो ट्रेकिया द्वारा श्वसन की क्रिया कीट पतंगों में होती है। इनके ट्रेकिया शाखित होती है तथा ऊतकों से जुड़ी रहती है। इनके रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता है। ये आरबीसी है। आपको पता होगा कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। जैसे मधुमक्खी, कीट पतंगे, इस पे क्या होता है? ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है। अगला है गलफड़े। गलफड़े किसके अंदर पाया जाता है? तो गलफड़ा यानी गिल्स बोलते हैं। तो गिल्स द्वार की क्रिया जलीय प्राणी करती है। इन्हें ऑक्सीजन की प्राप्ति जल से होती है। मछलियों का गिल्स कोष्ठ या चाटी थैली में स्थित होता है। तो ये घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग करती हैं जितनी भी मछलियां होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं झींगा मछली या केकड़ा का बाहरी परत काइटिन के बने होते हैं जिसमें प्रोटीन व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। फेफड़ा या लीवर, फेफड़ा द्वारा श्वसन की क्रिया उच्च श्रेणी के जंतुओं में होती है। जैसे कि ये बीज पक्षी हो गए, उभयचर जितने आगे, रेप्टाइल्स आ गए, मेमेलिया यानी स्तनधारियों के अंदर ऐसा पाया जाता है। आगे देखिए इसमें मानवों में श्वसन तंत्र। अब मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है? तो मानव में श्वसन तंत्र मानव का श्वसन की क्रिया में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नासिका छिद्र या स्वर यंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली ट्रेकिया और फेफड़ा नासिका द्वार। तो मनुष्य में मुख गुहा के ऊपर एक जोड़ी छिद्र पाया जाता है जिन्हें नासिका छिद्र कहते हैं। दोनों नासिका छिद्र के बीच में एक यहाँ पे पार्ट पाया जाता है। जब दोनों नासिका छिद्र पीछे की ओर एक गुहा में खुलता है जिसे नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा पीछे ग्रसनी में खुलता है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है अगला है श्वास नली। तो श्वास नली क्या है? श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी की श्वास नली से जोड़ती है उसे कंठ या स्वर यंत्र कहते हैं। आगे देखिए इसमें इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है किंतु इसके अलावा खांसने निगलने आदि में भी काम आता है। यहाँ पे इपिग्लोटिक्स है, ये इपिग्लोटिक्स है। तो इपिग्लोटिक्स क्या होता है? जैसे ये सांस और भोजन की नली को ढकने का कार्य करता है। जैसे यहाँ से भोजन भी आ रहा है और सांस भी आ रही है, यानी आप श्वसन भी कर रहे हैं और यहाँ से 2 नलियां गई हैं इस तरह से। इसमें आप लोग के एयर जाएगा और इसमें भोजन जाएगा। यहीं पे एक इस तरह से कपाट लगी होती है। तो जब आप सांस लेंगे तो ये आके भोजन वाली नली को ढक देगा। जब आप भोजन करेंगे तो ये सांस नली को ढक देगा। लेकिन कभी अचानक अपने ये इसको नियंत्रण आपका ब्रेन करता है। जब कभी आप अपने ब्रेन को कहीं अलग व्यस्त कर देते हैं, कुछ बातें सोचने में व्यस्त कर देते हैं, उस टाइम ये इपिग्लोटिक्स कार्य नहीं कर पाता है। वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसे बंद करें और किसे न बंद करें। तो आप कभी भोजन कर रहे होते हैं, कुछ गहरी सोच में होते हैं, तो उस टाइम ये एपिग्लोटिक्स देखते हैं कि थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो भोजन आपके फेफड़े में चला जाता है। फेफड़े जोर से धक्का मारता है कि आप अपने रास्ते भटक चुके हैं, तो कृपया करें आप अपने रास्ते चले जाए। तो वो भोजन को बहुत तेजी से धक्का मारता है तो भोजन आपका नाक मुंह के रास्ते कहाँ चला आता है? बाहर चला आता है। आगे देखिए इसमें तो एपिग्लोटिक्स स्वर यंत्र के प्रवेश पर द्वार पर एक बहुत पतला पत्ती के समान कपाट होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। जब कुछ निगलना होता है तो एपिग्लोटिक्स द्वार बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। यह क्रिया स्वतः होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, तो वो करता है। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए एक होता है श्वासोच्छ्वास। तो जो बस आप ऑक्सीजन को हवा अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं उसी क्रिया को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग। श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें बाह्य ऑक्सीजन को अंतः ग्रहण किया जाता है तथा अंदर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। आगे देखिए फेफड़ा है।
फेफड़ा में क्या है, वक्ष गुहा में एक जोड़ी शंकुआकार फेफड़ा होता है। फेफड़े श्वास नली और ग्रसनी से जुड़े होते हैं तथा रचनात्मक दृष्टिकोण से स्पंजी होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ एल्वियोली होती हैं। फेफड़े के चारों ओर यानी यहाँ पे फेफड़े के जो चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली पाई जाती है। दाएं फेफड़ा लंबा तथा बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। दायां फेफड़ा 3 पसलियों में के मध्य में होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 पसलियों के मध्य स्थित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि ट्रेकिया में फूंक मारा जाए तो फेफड़ा गुब्बारे के समान फूल जाता है। एक है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, तो वक्षयुगा के निचले फर्श एक पतले पट द्वारा बंद रहता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपका फेफड़ा है, यहाँ पे इस तरह से फेफड़ा है और यहीं पे एक क्या लगा होता है, यहाँ पे एक लगा होता है डायफ्राम। तो जब आप सांस यहाँ से अंदर लेते हैं तो ये अंदर रहेगा तो क्या होगा, फेफड़ा फूलेगा और डायफ्राम नीचे चला आता है। और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे तो ये डायफ्राम ऊपर जाएगा और फेफड़ा अंदर की तरफ जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो डायफ्राम और फेफड़े की स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि यहाँ पे मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है, हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और फिर ये यहाँ पे ये जहां पे ऑक्सीजन को जाना है वहां पे पहुंचा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये हीमोग्लोबिन है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसकी ये जीएफ होती है और इसके साथ ये बहुत तेज रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो कभी कभी आप सुनते हैं कि घर में आप लोग को बताया जाता है कि घर में कभी भी आग जलाकर धुआं के जगह पे कमरे को बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना जहरीला होता है कि मृत्यु भी कर देता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बना दिया है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मनुष्य के 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेते हैं। यहाँ पे कहा मनुष्य की एक श्वसन पूरा करने में 5 सेकेंड समय लग जाता है, जिसमें 2 सेकेंड में अंदर तथा 3 सेकेंड में बाहर निकलता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर भी दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझे, देखिए ये नासिका वेशम है, ये मुख है, ये गला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लैरिंग्स है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेकिया है। ट्रेकिया में छोटी छोटी मांसपेशियां की बनी हुई हड्डियां लगी होती है जिससे कि वो पचक न सके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूलस है, वायुकुपिकाएं होती हैं और यहाँ पे पेराइटल प्लूरा होता है। उसके बाद ये फेफड़ा है, हृदय का स्थान यानी हृदय भी कहाँ होता है, यहीं पे हृदय होता है और यही नीचे से क्या लगा हुआ है, डायफ्राम लगा हुआ है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कि श्वासोच्छ्वास, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आया, उसके बाद ये फेफड़ा में गया, फेफड़ा में रुधिर से हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया, फिर रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन कराया, फिर ऑक्सीजन का परिवहन करा के ये ऑक्सीजन को कोशिकाओं में प्रसरण कराया, फिर यहाँ से ऊतक में पहुंचा और फिर यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और यहाँ पे जाके फिर फेफड़े के माध्यम से उसको क्या किया, बाहर कर दिया। तो ये आप लोग के श्वसन से क्लोरोफिल के प्रकार, कितने प्रकार का क्लोरोफिल होता है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा। जो क्लोरोफिल ए होता है C55H72O5N4 और मैग्नीशियम होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल बी है, C55 है, H70 है, आप लोग का ऑक्सीजन 6 है और नाइट्रोजन 5 है और मैग्नीशियम यहाँ पे है। कैरोटीन है, C40 है और H56 है और जब इसी के साथ हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो जेंथोफिल हो जाता है। तो C40, उसके बाद H56 और 2 ऑक्सीजन 2 हो जाता है। तो ये आप लोग के कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप श्वसन समझ चुके होंगे कि श्वसन क्या होता है, श्वसन को हमारे शरीर में क्या उपयोगी है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े और डायफ्राम की स्थिति क्या होती है। तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।